और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे जैसे जैसे आप आते जाएंगे। पीडीएफ मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे आपके, वो 150 क्वेश्चन का जो हमने सेशन किया था परसों, वो आपके साथ शेयर कर दिया है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री है पीडीएफ, कोई एक पैसे नहीं देने, और नोट्स के भी सारे पीडीएफ फ्री रहेंगे, तो आप कहीं पे मत कर देना नोट्स के लिए। तो टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, और शौर्य सिंह आपके साथ शेयर भी कर देंगे। शौर्य डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके शेयर कर दो वो टेलीग्राम वाला लिंक, है ना, ताकि आप लोग पिन कर देना वो कमेंट, ताकि आप लोग वो ज्वाइन कर सकें टेलीग्राम चैनल और वहां से फ्री नोट्स अवेल कर सकें। उसमें एक क्वेश्चन में गलत मार्क हुआ है, वो मियर मेमोराइजेशन वाला किसी ने टैग किया था, वो आप ठीक कर लीजिएगा, मैंने बताया सही है वीडियो में। और एक वो बारबेट वाला क्वेश्चन है, वो भी ठीक करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए इसी बात पर, और देखेंगे कुछ चीजों को, बोल लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। एक सेट है प्रॉपर, क्योंकि बाल विकास हम बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा पढ़ें, वो जरूरी है। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि पेडागोजी का आधार है ये, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर एक सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते। नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है यार, दिल पे ले गए आप लोग हैं, मैं थोड़ा मन की बातें कर लेती हूँ आप लोगों से, संडे वार्ता इस बार हुई नहीं है, तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कुछ चीजें। 24 नंबर का आंसर गलत है, हाँ उसी की बात कर रही हूँ मैं, छोटू गुप्ता, कि उसको ठीक कर लीजिएगा। मैंने वीडियो में सही बताया है वो आंसर, शायद मार्क करते टाइम ऐसा हो जाता है कई बार कि ऊपर नीचे हो जाए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल गया, आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, 5,85,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, और शायद टीचिंग एग्जाम्स में लार्जेस्ट चैनल भी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट, यानी विकास के बारे में, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल एंड यूनिडायमेंशनल, यानी विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। ये कहना गलत होगा, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल और यूनिडायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। विकास के बहुआयाम है, यानी मल्टीपल आयाम्स हैं। आयाम्स नहीं कह सकते, आयाम हैं यानी डायमेंशंस हैं। यानी विकास सिर्फ शारीरिक पक्ष में नहीं हो रहा, एक पक्ष में नहीं, सामवेगिक पक्ष में भी होगा, सामाजिक पक्ष में भी होगा, संज्ञानात्मक पक्ष में भी होगा। विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं, और दिशाएं भी मल्टीपल हैं। अगर हम बात करें जैसे प्रॉक्सिमोडिस्टल एक दिशा है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी डायरेक्शन की, तो दूसरा सेफेलोकॉर्डल एक दिशा है, तो दिशा भी मल्टीपल वेज हैं। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, विकास क्या है, परिवर्तनीय है। अभी भी 70% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, इसका बहुत खुशी की बात है। ये पहले मैंने, या जब भी मैं डेवलपमेंट डिस्कस करती हूँ बैचेस में भी, और यहाँ यूट्यूब पे भी जब भी किया होगा, तो आपके साथ डिस्कस किया, अगर थोड़ी सी भी रिसेंट वीडियो रही होगी, कि डेवलपमेंट क्या है, मॉडिफिएबल है, यानी इसमें मॉडिफिकेशन संभव है। 2 चीजें हैं अलग, एक होता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है डेवलपमेंट। ऐसा नहीं हो सकता आज आप जवान हो गए कल बच्चे बन जाएंगे, बट मॉडिफिकेशन तो संभव है। कोई आदत पुरानी, कुछ जो आपने सीखा पहले, उसमें चेंज ला सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू बहुत सारी चीजों में चेंज ला सकते हैं, ठीक है ना। करेंगे पेपर, मैराथन करेंगे, डोंट वरी। डेवलपमेंट इज टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से ही प्रोग्राम्ड है। डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है जेनेटिक्स और एनवायरमेंट दोनों का। इंडिविजुअल्स अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट द सेम एज एंड पेस, यानी सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति के साथ विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। यह कहना भी एकदम गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट की जो दर है, पेस है, जो रेट है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। एक बच्चा जो 1.5 साल में बोलना शुरू कर देता है, दूसरा बच्चा है जो हो सकता है उसको 2 साल लग जाए सही से क्लियरली शब्द बोलने में, या किसी की हाइट जल्दी बढ़ रही है, किसी की कम, ठीक है ना। सीटेट इमेज में डिस्क्रिपेंसी आ रहा है, एडिट भी कर दिए हैं, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड भी नहीं आए, टेंशन हो रही है। चरण स्पर्श, बहुत बढ़िया विक्की। विक्की एक काम करो, वो इमेज दोबारा से क्लिक करके और क्लियर तरीके से, और उसको, या फिर उसका साइज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरी इमेज अपलोड कर दो, चाहे वो इमेज सेम हो, फिर भी थोड़ा नाम वगैरह रीनेम करके उस तरह से कुछ करो, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी बच्चे सेम टाइम पे माइलस्टोन्स होते हैं डेवलपमेंटल टास्क कि मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, तो यार बेसिक बातें तो उसको आनी ही चाहिए। अब तो उसने बोलना सीख लिया होगा, चलना सीख लिया होगा, ग्लास पकड़ना सीख लिया होगा, ये क्या है, माइलस्टोन्स हैं। तो सभी का एकदम सेम एग्जैक्ट एज पे हो जाएगा ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। एक ही ऑप्शन सही है कि डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, यानी विकास क्या है, परिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन संभव है, मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। देखिए 2 बातों में अंतर समझिएगा, हम विकास में रिवर्सिबल नहीं कर सकते। विकास क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। डेवलपमेंट, ध्यान से समझिएगा, डेवलपमेंट यानी विकास अपरिवर्तनीय नहीं कहेंगे, अनुक्रमीय है, आई थिंक परिवर्तनीय को यही बोलते हैं, इसको इरिवर्सिबल को। तो डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल, क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, यानी रिवर्स गियर नहीं लगता, ठीक। अनुक्रमणीय
है अगर मैं कहूं, लेकिन बट मॉडिफिएबल, यानी परिवर्तन तो संभव है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि आज आप बच्चे हैं और कल आप क्या होंगे, मदर के वूम्ब में चले जाएं, गर्भ में चले जाएं। पॉसिबल नहीं है, पीछे नहीं जा सकते। अगर आज आप एक अडल्ट हैं, वयस्क हैं, तो आप किशोर नहीं बन जाएंगे कल। अगर आप आज एक बुढ़े व्यक्ति हैं तो कल बच्चे नहीं बन जाएंगे। हरकतों से बन सकते हैं मॉडिफिकेशन के द्वारा, बट वैसे रिवर्स नहीं कर सकते आप स्टेज को। तो रिवर्सिबिलिटी का यहाँ रूल जो है वो लागू नहीं होता, यानी हम कोई रिवर्स गियर नहीं लगा सकते कि एकदम बैक चले जाएं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट मॉडिफिकेशन यानी परिवर्तन तो संभव है भाई, थोड़ा बहुत जो चेंज है, चेंज तो कर ही सकते हैं ना हम, रिवर्स नहीं जा सकते। स्टेज या ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हम बिल्कुल एग्जैक्ट रिवर्स नहीं कर देंगे, बट मॉडिफिकेशन संभव है। ये बात हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल है तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे, अगर पूछता है मॉडिफिएबल है, जी बिल्कुल मॉडिफिएबल है, परिवर्तन तो संभव है, बट अनुक्रमणीयता नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि रिवर्स में चले जाएं पीछे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार और पोल में जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 2, पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट proposes that children gain muscular control, यानी बच्चों का जो है मांसपेशियों पर कंट्रोल आ रहा है, of arms relatively earlier than that of fingers, यानी आर्म्स यानी बाहों पे कंट्रोल पहले आ रहा है, बाद में फिंगर्स पे। समझ पा रहे हैं? यानी जब उनको वो बॉटल पकड़नी होती है तो वो अपनी आर्म्स का इस्तेमाल करके ऐसे पकड़ लेते हैं, हाथों का प्रयोग करके, ठीक। लेकिन फिंगर्स जब पेन पकड़ना सीख रहे हैं तो वो बाद में सीख रहे हैं, है ना। तो हम इसी को ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, यानी स्थूल गतिक से ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल, इसी को जनरल टू स्पेसिफिक कहते हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर। कि जब आप कुछ सामान पकड़ रहे हैं तो पूरे हाथों से, आर्म्स से अपनी उठा ले रहे हैं, लेकिन जब आप पेन पकड़ रहे हैं तो वो आप पहले तो आप पूरे हाथ का यूज करते थे, अब आप सिर्फ 2 फिंगर का यूज करते हैं, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, किससे, स्थूल से। तो ये सेफेलोकॉर्डल तो नहीं हो सकता, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल होता है या हेड टू टो होता है, शीर्षगामी, यानी सर से। सेफेल का मतलब है खोपड़ी, हेड टू टो, शीर्ष से नीचे की ओर जाएगा, कि बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखेगा, फिर वो अपने पैरों पे उसका कंट्रोल आएगा, खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, ठीक। लेकिन प्रॉक्सिमो डिस्टल इसका सही उत्तर है कि बच्चे का जो कंट्रोल है वो पहले सेंटर में आता है और फिर धीरे धीरे आउटवर्ड जाएगा। सेंटर क्या है? सेंटर आपकी बॉडी का, यानी स्पाइनल कॉर्ड, आपका हार्ट, फिर बाहर की तरफ आपके ये शोल्डर्स, फिर शोल्डर्स के बाद क्या है, आर्म्स, आपकी बाहें, फिर उसके बाद हाथ, हाथ के बाद फिंगर्स, यानी एक्सट्रीमिटीज की तरफ। तो ये कहां होगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल में होगा। ये जितना अच्छे से आप समझ लें उतना अच्छा है। ये क्वेश्चन कई, मतलब लगभग हर सेट में पूछा गया सीटेट के ऑनलाइन पेपर में, और आपको हर बार लगभग देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन है। इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम्स प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है कि ये कोई इंडिपेंडेंस का मामला है, हायरार्किकल इंटीग्रेशन का। सिंपल सी बात है कि पहले जो है बड़ी मसल्स पे कंट्रोल है, बाद में फिंगर्स पे, यानी आर्म्स पे पहले कंट्रोल है, फिंगर्स पे बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कहां सोते रह गए ब्रदर? जब 4th ऑप्शन डिस्कस हो जाए तो चेंज कर दिया करो। देखिएगा, प्रैक्टिस चल रही है मैडम। एसएसटी का नहीं करेंगे निशी हम, है ना, एसएसटी का नहीं करेंगे। सबसे कठिन लगता है, प्लीज उसको अच्छे से समझा दीजिए। प्रियंका बिल्कुल आप अच्छे से समझिए, डेली आइए, डिस्कशन देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो सेशन है इसको शेयर भी कर दीजिए, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी। अभी हम लोग 19,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, 20-22 हज़ार लोग हम पढ़ रहे हैं, परसों हम 32,000 लोग पढ़ रहे थे। तो लाइक भी कर दीजिए साथ साथ, जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं। सिर्फ 6,000 लोगों ने लाइक किया है और हमारी जो संख्या है वो हो गई 19,000। तो बाकी के जो 13,000 लोग हैं उनको सेशन पसंद नहीं आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो बताइए क्यों नहीं आ रहा है तो लाइक करके बता दीजिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन 65% लोग कह रहे हैं, जो कि सही है। यानी 65% लोगों को ये लग रहा है, यानी 65% लोग सही उत्तर दे रहे हैं पोल में। शारीरिक लक्षण जैसे, यानी आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शरीर के लक्षण, आंखों का रंग, कि आपकी आईज का कलर क्या होगा, आपकी हाइट, आपके बालों का रंग, ये किससे ज्यादा निर्धारित होता है? डोमिनेंटली डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी ये पर्यावरणीय कारकों से सुनिश्चित होगा। भाई आपकी आंखों का रंग जो जन्म के समय होता है वही होता है या बदल जाता है बाद में? मान लीजिए आप ब्लू आईज, हिप्नोटाइज करने वाली आंखों के साथ अगर पैदा हुए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कल को वो ब्लैक हो जाएंगी जब तक आप बाहर से लेंस ना लगा लें। तो ये कहां से आया? ये हेरिडिटी से आया है ना, ये आपकी आनुवांशिकता से आया, ये आपके माता पिता या आपके पूर्वजों से आया। ठीक, आपकी इवन आवाज भी, आपके बालों का टाइप भी, किसी के कर्ली हेयर्स हैं तो देखते हैं हम कहीं ना कहीं कि माँ बाप में से किसी के रहे होंगे या कहीं और जनरेशन में। कलर ऑफ आईज हुआ, आपकी हाइट हुई, वो भी बहुत हद तक जो है प्रभावित होती है, डोमिनेंटली प्रभावित होती है, इनहेरिटेड है ये, यानी वंशानुगत है। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट का इस पर बिल्कुल असर नहीं पड़ता, बट
डिसाइडेड किससे है या ज्यादा प्रभावित किससे है? इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब वंशानुगत है, वंशानुगत का मतलब हेरिडिटी से संबंधित है, नेचर से संबंधित है। और नर्चर कहते हैं एनवायरमेंट को, पोषण, प्रकृति एवं पोषण विवाद कहा जाता है इसको, कि कुछ चीजें आपकी प्रकृति यानी हेरिडिटी यानी जीन्स से इनहेरिटेड होती हैं, विरासत में मिलती हैं। ये बीमारियां भी हो सकती हैं, ये कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। और कुछ चीजें हम एनवायरमेंट, जैसे न्यूट्रिशन हो गया तो खाना तो एनवायरमेंट से मिलेगा, ट्रेनिंग हो गई, एजुकेशन हो गई, ये सब एनवायरमेंट का पार्ट है। इन्फ्लुएंस बाय कल्चरल फैक्टर्स, अब कल्चर से आंखें थोड़े ना चेंज हो जाएंगी, जो हो गई, मान लीजिए जो पेरेंट्स हैं वो जीन्स जो मिल गए वही रहेंगे। आ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। देखिए ये जो है ये कहना गलत होगा यहाँ, कि ये पूछा है कि ये फिजिकल ट्रेट्स हैं ये ज्यादातर किससे प्रभावित होते हैं, तो हमें पता है कुछ ट्रेट्स ज्यादा प्रभावित होते हैं हेरिडिटी से, कुछ एनवायरमेंट से। तो ये नहीं कह सकते रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। जिस तरफ झुका हुआ आंसर है उस तरफ ही जवाब देंगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि आपको कुछ ऑप्शंस या एग्जांपल्स देके पूछा है कि इनमें से कौन किसकी तरफ झुका हुआ होगा। ऐसा नहीं कहा कि अपनी मर्जी से कह दिया हो, कि इन जनरल नहीं पूछा कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो तब आप कहते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट होता है, वंशानुगत और वातावरण का प्रोडक्ट होता है। अगर आपसे क्या पूछा होता, इन जनरल पूछा होता, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और पूछा है कि ये ज्यादा प्रभावित किससे होगा, तो उस केस में तो भैया फिर आपको सोच समझ करके ही जवाब देना पड़ेगा, है ना। कुछ और सेशंस आपके सामने आने वाले हैं, बड़े बड़े सेशंस, तैयार हो जाइए बिल्कुल। समझते हैं, डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी ओ हो ये क्या किया इन्होंने, देखिएगा एक बार। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद सीटेट ने भी गड़बड़ की होगी, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट जी गड़बड़ करते नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे। उधर क्वेश्चन है डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी डैश प्रमुख या प्राथमिक कारक है किसका, सामाजिकरण का। डैश प्राथमिक कारक है किसका, सामाजिकरण का, या सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है। तो आपको पता है प्राथमिक यानी प्राइमरी जो है वो फैमिली होगी, और सेकेंडरी स्कूल, मास मीडिया, रिलीजन, ये सब आ जाएंगे, लेकिन फैमिली हमेशा प्राइमरी में ही रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो जन्म के समय से ही शुरू हो जाता है। लगभग 3 साल की उम्र तक वो अपनी समझ बनाएगा कि मैं कौन हूँ, किस घर में रहता हूँ, कैसे तौर तरीके होते हैं, है ना। कोई बाहर से आए तो नमस्ते करनी होती है, मतलब 3 साल तक ही नहीं, उसके बाद भी ये चीज चलेगी, क्योंकि सोशलाइजेशन भी जन्म से और जीवन भर चलता रहता है। ठीक, तो फैमिली प्राइमरी है, स्कूल हमेशा सेकेंडरी होता है। नेबरहुड जो है वो कभी कभी प्राइमरी के साथ आ जाएगा अगर फैमिली के साथ जुड़ा हो, नहीं तो स्कूल के साथ आ जाता है कई बार नेबरहुड, अगर एक साथ लिखे हुए हों तो हमेशा याद रखेंगे स्कूल सेकेंडरी यानी गॉड है द्वितीयक कारक है, फैमिली प्राइमरी है, रिलीजन और मास मीडिया तो होते ही सेकेंडरी हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन यहां सही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और जवाब दीजिए पोल में। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन अ चाइल्ड कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी जब बच्चा मूर्त वस्तुओं के द्वारा ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। His problem solving characteristics come under the stage of, यानी बच्चा सिर्फ उन्हीं समस्याओं का समाधान कर सकता है जो उसके सामने है, जिनको वो टच और फील कर सकता है। मान लीजिए मैं इस बॉटल के बारे में कोई बात पूछूं तो बच्चा क्योंकि इसको देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, तो इसके बारे में वो सोच पाएगा, तर्क कर पाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा जो चीज उसके सामने है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं बच्चे को, जब हम एडिशन भी सिखाते हैं यानी हम जोड़ना भी सिखाते हैं, तो हम कहते हैं ये 3 पेन हैं और इन 3 पेनों में 2 और जोड़ दिए, 2 टॉफी और ले आए हम, कितने हो गए 5। तो ये कॉन्क्रीट है। लेकिन बाद में आप क्या करते हैं, बाद में आप कहते हैं 2 + 3 = 5। अब कोई जरूरत नहीं आपको कॉन्क्रीट मटेरियल की कि जिसको टच और फील ही किया जा सके, ठीक है ना। इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब आपको काउंट करने के लिए उंगलियों की आवश्यकता पड़ रही है, दैट मीन्स ये कॉन्क्रीट है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जब आप दिमाग में फटाफट से 13 × 13 कर ले रहे हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, अमूर्त हो गया। अमूर्त वो जिसको छू नहीं सकते, मूर्त वो जिसको छुआ जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको फील किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की एबिलिटी है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। कॉन्क्रीट से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्याजी की अवस्था है 7 से 11 वर्ष। यही वो स्टेज है जहां पहली बार तर्क देखने को मिलता है बच्चे में कॉन्क्रीट चीजों के प्रति, यानी लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स, यानी तर्क आता है सबसे पहली बार कहां पर, यहीं पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। फॉर्मल ऑपरेशनल में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाती है, जो कि एक लेवल और ऊपर होती है, अमूर्त चिंतन। ये क्या है, मूर्त चिंतन है इस स्टेज में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी नाम ही है मूर्त संक्रियात्मक, यानी वो संक्रियाएं, वो मेंटल प्रोसेसेस
जो चीजें सामने हैं, इस घड़ी के बारे में सोचना है तो आप बता पाएंगे, लेकिन ऐसी घड़ी अपने आप से बनाने को कह दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कोई कह रहा है आराम से पढ़ाइए, मतलब तेजी से चल रहे हैं क्या हम? मैं मोटी क्यों नहीं होती, प्रियंका कह रही है। मोटा और पतला छोड़ दो प्रियंका, पोल सही नहीं है, एजुकेशन कह रहे हैं, शौर्य पोल अच्छे से दीजिए भाई। ठीक है ना, मोटा और पतला छोड़ दो, पेपर दे लो, सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं, बस खाना ठीक से खा लो और सो जाओ और पढ़ाई करो, दैट्स इट। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, ये पियाजी की स्टेज है, सेंसरी मोटर जो है वो पहली स्टेज है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और जवाब दीजिएगा। अगर हम बात करें तो अ चाइल्ड मेड अ मेंटल नोट, पढ़ लीजिए आप, वैसे 2 सेकंड में आपको दे देती हूँ और पोल में जवाब देंगे। सीटेट के नोट्स मिल जाएंगे कल या परसों में ही, कल तो नहीं यार, परसों तक देंगे आपको, है ना। कुछ कुछ चीजें आई जा रही हैं, मेरा भी थोड़ा सा हेक्टिक होती हैं चीजें, बहुत सारी चीजें मैं आप जब आपका एग्जाम आ रहा है इसलिए कॉम्प्रोमाइज करके आपको प्रायोरिटी पे रख रही हूँ कि किसी भी हालत में छुट्टी ना हो। चाहे मेरी इवन जो पेड क्लासेस हैं, जो करेबल ऐप पे क्लासेस हैं, वहां पे भी एक बार को छुट्टी हो रही है कुछ चीज़ों की वजह से, आपकी बड़ी क्लास है या कई बार मैं कहीं और व्यस्त हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 9 बजे दुनिया में कहीं भी हूँ यहाँ आपके सामने प्रकट हो जाऊँ। ठीक है ना, तो आपको भी वो डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी अभी के लिए एटलीस्ट, क्योंकि मुझे पता है मैं सिलेबस वहाँ तो करा ही दूंगी, मतलब जो अदर देन सीटेट में तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, और वो सब मैं करा दूंगी, एक्स्ट्रा भी ले लूंगी। लेकिन अभी ये टाइम ऐसा है जब आपका फोकस सबसे ज्यादा होता है पढ़ने में, क्योंकि पेपर पास में होता है, और ये पेपर ऐसा है क्योंकि क्वालिफाइंग है, तो ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मंथ में पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, आपको पेपर निकल जाएगा। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 6। ये समझने की थोड़ी सी ही आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। ज्यादातर लोग आंसर दे रहे हैं, 51% लोग ए कह रहे हैं। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों को। देखिए, चीजों को ना समझना जरूरी है। एक होता है फंडा और एक होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। तो जरूरी तो ये होता है कि कॉन्सेप्ट को समझें, फंडा आपका कई बार फेल हो जाता है अगर आपने रट्टे लगाए हुए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ चाइल्ड मेड अ मेंटल नोट, यानी बच्चे ने एक मानसिक विचार बनाया, दैट ऑल क्रीचर्स, यानी वे सभी जीव, दैट हैव विंग्स, जिनके पंख होते हैं और उड़ सकते हैं, आर कॉल्ड बर्ड्स, यानी जिनके भी पंख हैं और उड़ सकते हैं उनको बर्ड्स कहते हैं। ऐसा बच्चे ने एक मानसिक विचार बनाया, एक स्कीमा क्रिएट किया, अपने ब्रेन में एक विचार बनाया कि जो उड़ सकते हैं उनको ए कहते हैं, यानी बर्ड कहते हैं, बी फॉर बर्ड कहते हैं, जिनको जो उड़ सकते हैं। ठीक, और जिनके पंख होते हैं। ठीक, बी बना लिया, स्कीमा ऐड कर लिया अपने दिमाग में, या नया स्कीमा क्रिएट किया एकोमोडेशन करके। ठीक, एंड कैन फ्लाई आर कॉल्ड बर्ड्स, या बर्ड के स्कीमा में ही ऐड कर लिया या नया स्कीमा बनाया, वॉट एवर द केस इज। लेटर शी सॉ बैट इन अ पिक्चर बुक, अब उसने अगली बार क्या देखा, चित्र पुस्तिका में चमगादड़ को देखा, एक बैट को देखा। ठीक, इन अ पिक्चर बुक एंड आइडेंटिफाइज इट एज अ बर्ड इंस्टेड ऑफ मैमल। अब क्योंकि उसने अपने दिमाग में ये बनाया हुआ था कि जो उड़ सकते हैं और जिनके पंख हैं वो क्या हैं, बर्ड्स हैं, बट चमगादड़ के केस में ये क्या निकला, मैमल है, वो स्तनधारी कहे जाते हैं ऐसे कुछ एनिमल्स। तो उस केस में बच्चे ने लेकिन बर्ड के ही स्कीमा में उसको ऐड कर लिया। द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब्ड हियर इज, यानी ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसने कुछ चेंज किया, चेंज करने की अभी बात ही नहीं आई, कॉन्फ्लिक्ट तो बाद में आएगा जब आप पहली बार देख रहे हैं और आपने ऐड कर लिया। मान लीजिए, बहुत बढ़िया हरमिंदर मंडल, मान लीजिए एक बात सोचिए, आपने ये सोचा हुआ है कि बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ते हैं। एक दिन आपने एरोप्लेन को या हवाई जहाज को, जो आपका हेलीकॉप्टर है, उसको उड़ते हुए देखा और आपने कहा ये भी उड़ने वाली चीज है, यानी ऐसा ही शेप लग रहा है, बर्ड के जैसी 2 पंख हैं और ये भी क्या है, ये भी एक बर्ड है। तो आपने तो ऐड कर लिया ना। जब तक किसी ने आपको आके ये नहीं कहा कि बेटा ये बर्ड नहीं है, ये तो अपने आप में एक एरोप्लेन है, टेक्नोलॉजी से चलता है, तब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे और नया स्कीमा बनाएंगे नहीं चेंज के थ्रू, या मॉडिफिकेशन नहीं लाएंगे, तब तक एकोमोडेशन होगा कैसे। ठीक है ना, तो ये सारा खेल है। पूछा कैसे है आपसे क्वेश्चन, घुमाने के लिए पूछा है आपसे क्वेश्चन। सिंपल बात यह है कि एक बच्चे ने जब मानसिक विचार बना लिया है, एक स्कीमा बना लिया है, अपने दिमाग में एक नॉलेज क्रिएट की है कि जिनके भी पंख होते हैं वो सभी उड़ सकते हैं और पक्षी हैं। उसके बाद तत्पश्चात जब उसके दिमाग में ये स्कीमा पहले से बी का है, अब उसने एक चित्र पुस्तिका में चमगादड़ को देखा और उसने स्तनधारी कहने की बजाय उसने कहा ये भी पक्षी है क्योंकि ये भी उड़ सकता है, मैमल का उसे पता ही नहीं है। तो इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। अब इस चमगादड़ को, बैट को भी इसने इसी स्कीमा में ऐड कर लिया। क्यों? क्योंकि बर्ड का स्कीमा बना हुआ था और उसने एक और बर्ड को देखा जो कि वो चमगादड़ है। वो सही है कि गलत है बाद में देखा जाएगा, पहले उसने ऐड कर लिया, तो इसको एसिमिलेशन कहेंगे।
समावेशन कहेंगे। उसने क्या किया है, ऐड कर लिया है एक नई जानकारी को या एक एग्जिस्टिंग स्कीमा में किसी चीज को ऐड कर लिया है सिंपली। अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, अभी चेंज की, मॉडिफिकेशन की, एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही, वो बाद में होगी। जब तक उसे कोई बताएगा नहीं कि ये बर्ड नहीं होता तब तक एकोमोडेशन नहीं होगा। अभी तो उसने बर्ड्स में डाल लिया है उसको, तो एकोमोडेशन की स्थिति में मॉडिफिकेशन की सिचुएशन बनती है। सीरिएशन और कंजर्वेशन का इससे कोई लेन देन है नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि संदर्भ क्या निकल के आ रहा है, सेंस क्या निकल के आ रहा है इस एक बात से। सिर्फ आप ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि ऐड करना, या अगर हम बात करें अडेप्ट, इसमें एडजस्टमेंट की बात करें, मॉडिफिकेशन की बात करें, चेंज की बात करें, ये फंडे हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं, लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, सारा खेल उस चीज का है, ठीक है। साइया प्रसाद नाम है आपका, बहुत बढ़िया। 24,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, 11,000 लोगों ने लाइक किया है। भैया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना होता है, LHS बराबर RHS, यानी जितने लोग लाइव हैं उतना लाइक करना होता है। ऐसा हमारे यहाँ रिचुअल है, मजबूरी नहीं है, जिसकी इच्छा है वो करे। श्रद्धा, अपनी अपनी श्रद्धा। हु प्रपोज्ड द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD जो टर्म है उसको किसने प्रपोज किया, बताइएगा किसने प्रपोज किया, किसको, ZPD को। संरचना किसने प्रतिपादित की थी। तो आंसर यहां पे इन लोगों ने क्या माना है, वाइगॉस्की, क्योंकि वाइगॉस्की ही इसको यूज कर रहे हैं। दिया जेरोम ब्रूनर ने था। अगर हम बात करें किसकी, अच्छा ZPD की बात कर रहा है वो, स्कैफोल्डिंग की बात नहीं कर रहा, फिर तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेव वाइगॉस्की ने दिया है ZPD को वो जोन जहां तक संभावना है आपके विकास की, कि आज आप यहां हैं, यानी आज आपके 30 में से 25 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट मिल जाए लेट्स लर्न का, या अगर आप क्लासेस देख लें तो आपके 30 में से 30 आ जाएंगे। तो ये जो दायरा है कि आप में संभावना है, आपका जो संभावित विकास है वो 30 में से 30 नंबर लाने का है, इसी को ZPD कहते हैं, ठीक। तो ये वाइगॉस्की ने इसके बारे में बात की है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। भाई जब लास्ट में इतनी सारी बातें हो गई, आंसर बता दिया, कहां सो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समझते हैं। लेंदी क्वेश्चन है, पहले पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा ज्यादा भी कह सकते हैं। पहले पढ़िए और फिर जवाब दीजिए, ठीक है जी। बताइएगा मैम ये गलत हो गया। हाँ, इसमें गलती की संभावना हो जाती ना, ये तो ZPD था, ये कैसे गलत हो सकता भाई, ZPD में तो है ही नहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना। इनफ है यूट्यूब क्लास पढ़ना, बिल्कुल। अगर आप अच्छे से देख लेते हैं प्रीवियस ईयर जो है वो समझ जाते हैं, तो क्या होगा, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम। चलिए खैर, आप जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन जरूरी है। मैं पानी पीऊंगी, माइक बंद करिए, क्योंकि कई लोगों को इरिटेशन हो जाती है, मैं बता रही हूँ, और मुझे आप लोग को परेशान करके कुछ नहीं मिलने वाला।